हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ हाल चाल बढ़िया ही होंगे। हम अब पहुंच चुके हैं फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के ऊपर। हमने अब तक क्या क्या देख लिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, ब्रीदिंग कैसे होती है, फिर हमने देखा एक्सक्रीशन कैसे होता है, फिर हमने देखा लोकोमोशन कैसे होता है, उसके बाद हमने देखा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, फिर हमने देखा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम क्या देखने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब भाई साहब, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या नेम सजेस्ट करता है कि भाई केमिकल के वजह से कॉन्ट्रीगेशन होने वाला है हमारा। तो क्यों जरूरत पड़ी होगी केमिकल कोऑर्डिनेशन की। देखो, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक सेल तक हम न्यूरॉन को पहुंचा दे? नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सिस्टम ढूंढा कि भाई साहब क्या किया जाए कि हम एक केमिकल रिलीज कर दे और वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए और वहां जाके काम कर दे। ठीक है, तो ऐसे केमिकल को नाम क्या दे दिया हमने, हार्मोन। और ऐसे पूरे सिस्टम को नाम क्या दे दिया हमने, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये डायग्राम हमें ध्यान रखना है। अब इस डायग्राम में ये ध्यान नहीं रखना कि कौन सी चीज कहाँ लेवल की हुई है। क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि नेक रीजन में बताओ कितने ग्लैंड है। ठीक है, हेड रीजन में कितने ग्लैंड है, थोरैक्स रीजन में कितने ग्लैंड है, एब्डोमेन रीजन में कितने ग्लैंड है, आपके पेल्विक रीजन में कितने ग्लैंड है, ऐसे पूछ देगा। ठीक है, तो आपको हेड रीजन में कितने दिख रहे हैं, तीन। कौन से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। ठीक है, नेक रीजन में कौन से ग्लैंड दिख रहे हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड, मतलब कि दो ग्लैंड दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप आगे बना के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, हेड थ्री, नेक टू, ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, थोरैक्स रीजन में एक ग्लैंड है, कौन सा, थाइमस। आपके एब्डोमेन में कौन सा है, तो पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। और आपके पेल्विक रीजन में कौन सा है, देखो, अगर मेल हो तो टेस्टिस और फीमेल हो तो ओवरी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बीच का एक स्ट्रक्चर होगा जो दोनों के बीच में संतुलन बना के रखेगा, वो था हाइपोथैलेमस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब भूल चुके हो, 3 दिन लेक्चर लेट हुआ तो बताओ है। तो देखो क्या होता है वहां पे एंड टू एंड कनेक्शन चलता है वहां पे। मतलब कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टाइम न्यूरॉन्स जो है वो हमेशा एक्साइटेटरी इन नेचर होते हैं, वहां इनिबिटरी इन नेचर कोई भी नहीं होता। ठीक है, एक्साइटेशन पे काम हो रहा होता है और वो कनेक्शन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक एंड टू एंड कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मोन जो है वो कैसे है, आपके एक्साइटरी नेचर वाले भी है, इनिबिटरी नेचर वाले भी है। ऐसा काम जिसमें बहुत लंबे टाइम तक वर्क करना है, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ानी है, ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, तो क्या हर बार हम न्यूरॉन को जाके हर एक न्यूरॉन से मैसेज भेजते रहेंगे हर सेल को कि तू बड़े हो जा, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा, तू बड़ा हो जा? नहीं ना। जैसे कि वो आपकी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बोल रही है पहाड़ को कि तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तो पहाड़ कूड़ा का पहाड़ उड़ के थोड़ी ना चल जाएगा। बेवकूफ लोग हैं अपने पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया गया। ठीक है, उसके लिए कुछ ग्लैंड्स की जरूरत थी, उन ग्लैंड्स को हमने क्या बोल दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होगी। ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट है उसे हमने क्या बोल दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं है उसे हमने क्या बोल दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में डालती है और ब्लड ट्रैवल करके ले जाएगा हर सेल तक, और जिस सेल के पास उसे रिसीव करने का रिसीवर होगा वो रिसीव करेगा और वो पढ़ लेगा। ठीक है, समझ गया आपको। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, तो हमने उस केमिकल का नाम क्या दिया था, हार्मोन। हार्मोन इज अ केमिकल नॉन न्यूट्रिटिव मैसेंजर एंड प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है, नॉन न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, मतलब कि इसका कोई मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं है। दिस रिलीज इनटू ब्लड। ठीक है, और वो टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाता है और टारगेट रेगुलेशन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन आपके टेस्टिस पे पहुंच गया और टेस्टिस की ग्रोथ करवा दी। ऐसा नहीं। ग्रोथ हार्मोन का काम है हर सेल के पास जाके उसकी ग्रोथ करवाना, एक सिंगल टेस्टिकुलर की ग्रोथ करवाना काम नहीं है। ठीक है, ऐसे रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंट रेगुलेशन। ठीक है, और न्यूरल रेगुलेशन कैसा था बताओ, एंड टू एंड कनेक्शन वाला था। ये कैसा है, तो डिस्टेंस रेगुलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। देखो, हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था कि पहले था सेरेब्रम, उसके नीचे था थैलेमस और उसके नीचे था हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है पिट्यूटरी से। मैंने आपको तब भी बताया था कि हाइपोथैलेमस एक स्टॉप के थ्रू पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है। अब वहां सब ध्यान देना छोड़ो, मेरे तरफ देखो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, हाइपोथैलेमस जो है ना वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन बनाता है, एक हार्मोन जो डायरेक्ट पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक हार्मोन जो वो खुद बनाता है पर रिलीज नहीं करता है, वो रिलीज पिट्यूटरी के थ्रू करवाता है। मैंने क्या बोला कि एक हार्मोन पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए है और एक हार्मोन खुद बनाया है। जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का हार्मोन है वो दो तरीके के होते हैं, एक एक्साइटेटरी इन नेचर होते हैं, एक इनिबिटरी इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, उसने जाके एलएचएफएसएच को रिलीज करने के लिए बोला। सोमैटोस्टैटिन वो कैसा है, इनिबिटरी हार्मोन है, किसको इनिबिट करेगा, तो ग्रोथ हार्मोन को। ध्यान रहेगा अपने को। ठीक है, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन को पोर्टल सिस्टम के थ्रू भेजता है। ठीक है, और उस पोर्टल सिस्टम का नाम है ना सर्कल ऑफ विलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन पूछ सकता है, सर्कल ऑफ
विलिस। क्या बोला मैंने? सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखो जो मैंने बताया वही चीज है। देखो, देखो दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। अब देखो ध्यान से, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ये जा रहा है पिट्यूटरी के एक पार्ट में, और दूसरा देखो डायरेक्ट एंट्री ले रहा है पिट्यूटरी के दूसरे पार्ट में। ठीक है, कि तो ऐसा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, वो जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, और ऐसे हार्मोन जो डायरेक्ट पिट्यूटरी में रिलीज होंगे उसे क्या बोल दिया हमने? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसी को स्टाइल मारने के लिए आगे कुछ नाम दे दिया गया होगा। आपको समझा क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पर एग्जामिनर बड़ा चतरा है, वो आपको पूछता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है किसको? पिट्यूटरी को। ठीक है, चमक गया अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है? तो मैंने बताया पिट्यूटरी के दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टाइल मारने के लिए एडिनो हाइपोफाइसिस बोल दिया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टाइल मारने के लिए न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल दिया। समझ गया क्या आपको? ठीक है, अब एडेनो हाइपोफाइसिस, एंटी ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर एडेनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोला होगा? क्योंकि वो उसके न्यूक्लियस से ही डायरेक्ट रिलीज कर रहा है अपना हार्मोन इसके पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, ध्यान रहेगा अपने को। चलो, एंटीरियर पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्या? तो पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिया। मतलब कि पहले क्या आएगा? पास डिस्टेलिस, फिर पास इंटरमीडिया एंड देन पास नर्वोसा। अब पास नर्वोसा को ही बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और उसी को हम क्या बोलते थे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तीन नाम है, क्या क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ठीक है। अब नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस ऐसे याद रहेगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों? क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियस से रिलीज होके आ रहा है। नर्वोसा भी क्यों बोला हमने? क्योंकि न्यूक्लियस से ही रिलीज होके आ रहा है। ठीक है, समझ में आएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, इन इन ह्यूमंस इंटरमीडिया और डिस्टेलिस आपस में नियरली मर्ज दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन पे आते हैं, मतलब कि पास डिस्टेलिस के कुछ हार्मोन पे आते हैं। पास डिस्टेलिस के कुछ हार्मोन पे आते हैं। कौन से हार्मोन है भाई? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एलएच एंड एफएसएच। ये हम आगे भी देखेंगे कि किसका क्या काम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या, एज अ नेम सजेस्ट, क्या करता होगा? ग्रोथ करवाता होगा। ठीक है, इसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना। फंक्शन क्या है? ग्रोथ। अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो गया बच्चों में, अगर बच्चा छोटा है और उसमें ओवर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म, मतलब कि बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक ग्रेट खली। ठीक है, उनको जाइजेंटिज्म है। ठीक है, पर अगर वही ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट हो जाए, तो एडल्ट में आपको पता होगा ना कि जो जो प्लेट्स होती हैं बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में जो प्लेट्स होती है वो फ्यूज हो चुकी होती है। तो अब बोन तो नहीं बढ़ सकता, अब बोन तो नहीं बढ़ सकता, तो क्या होगा? लंबाई सिर्फ बढ़ेगी। ग्रोथ लंबी, ऊंचाई तो नहीं बढ़ सकती, तो लंबाई बढ़ेगी। तो फेस बड़ा होने लगता है, हाथ बड़े होने लगते हैं। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। ठीक है, फेस डिसफिगरमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन होकर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इतना ध्यान रहेगा अपने को। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। क्या होगा? पिट्यूटरी का डॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पास्ट इंटरमीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2026 में यहां से सवाल आना तय है मेरे बच्चा। ठीक है, कि पास इंटरमीडिएट क्या सीक्रेट करता है? एमएसएच। एमएसएच मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये क्या रिलीज करेगी? आपके बॉडी के अंदर मेलेनिन। ठीक है, और जितना ज्यादा मेलेनिन होगा आप उतने कलुआ होंगे, जितना कम मेलेनिन होगा आप उतने ज्यादा गोरे होंगे। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? है ना? तो ये आपके कलर को डिसाइड करता है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। चलो देखते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या बोला था हमने? पार्स नर्वोसा। उसी को क्या हमने बोला था? बताओ जल्दी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, बस इसी को स्टाइल मारने के लिए नामकरण दिया गया है बेटा, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो मैंने हर एक चीज बताई कि न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम क्यों है, नर्वोसा नाम क्यों है, क्योंकि वो उसके डायरेक्ट न्यूक्लियस से आ रहा है और पोस्टीरियर पार्ट में आ रहा है, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कुछ रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है वेसोप्रेसिन जिसे हम बोलते हैं एडीएच। मैंने आपको अच्छे से बताया कि एडीएच कहाँ बताया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किडनी वाले चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। ठीक है, कि एडीएच का काम क्या होता है ना? क्या काम होता है जल्दी बताओ। हाँ, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। अगर एडीएच प्रॉपरली काम नहीं किया तो क्या होगा? बताओ। डायबिटिस इंसिपिडस। क्या होगा? डीआई, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, और दूसरा हार्मोन क्या बनाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ये दोनों के दोनों हार्मोन बनाते कौन है? हाइपोथैलेमस। रिलीज कौन करता है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना बेटा, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना। आपको पता है ये चीज, लेकिन एग्जामिनर आपको पूछेगा क्या पता है? कि रिलीज कौन करता है।
हम मार देंगे हाइपोथैलेमस। अरे बनाता है हाइपोथैलेमस, इसलिए पढ़ लेना ध्यान से कि फॉर्म्ड बाय या रिलीज्ड बाय क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया ना पिट्यूटरी के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जितने सारे हार्मोन लिखे हैं, जीएच, पीआरएल, इसके काम क्या करते हैं। ठीक है, अब देखो, एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, मतलब कि पास डिस्टैलिस वाले हार्मोन के बारे में बात करें। कौन से भाई साहब? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ जाके काम करता है? तो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। ये गलत लिखा हुआ है, इसको हटा दो। मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जाके काम करता है, और इसका काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाना और मिल्क का फॉर्मेशन करवाना। ठीक है। टीएसएच क्या करता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके काम करता है। क्या काम है उसका? देखो, मैं इसको जूम कर दूं क्या? आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा तो। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, प्रोलैक्टिन का काम कहाँ पर होता है? इसको हटा दो। प्रोलैक्टिन कहाँ पर जाकर काम करता है? तो मेमोरी ग्लैंड पे। ये करेक्शन है, ये आप लिख लीजिएगा। मेमोरी ग्लैंड पे क्या काम करता है? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ और मिल्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। और क्या बोल रहा हूं मैं? टीएसएच किसके ऊपर काम करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड के ऊपर काम करेगा। क्या काम करवाएगा? तो भाई थायराइड हार्मोन रिलीज करो, मतलब T3 T4 रिलीज करो। T3 T4 रिलीज करो। ठीक है। एसीटीएच कहाँ जाके काम करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। देखो, मैं तब भी बताया था कि दो प्रकार होंगे हर बार, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स होगा कि मेडुला, जल्दी 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 बाहर वाला होगा कॉर्टेक्स, बीच वाला होगा मेडुला। ठीक है। ये क्या काम करता है? तो स्टिमुलेट स्टीरॉयडल हार्मोन, कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सिक्रीशन उनका काम करवाता है। गोनाडोट्रोपिन क्या काम करवाते हैं भाई साहब? एफएसएच एंड एलएच करवाते हैं। अब एफएसएच फीमेल में कैसे काम करता है और मेल में कैसे काम करता है, हम देखते हैं। एफएसएच जो है, सॉरी, एफएसएच जो है वो फीमेल्स में क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इधर डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, पर अभी के लिए यहाँ ध्यान रख लो। एलएच फीमेल में क्या करता है? तो ओव्यूलेशन। आपको पता है ना कि 14th डे पर एलएच सर्ज होता है। हमने पढ़ा हुआ है ना कि इस तरीके से और फिर ऐसे एलएच सर्ज दिखने के लिए मिलता है हमें, ऐसा आपने ग्राफ पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो एलएच सर्ज आपके 14th डे पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस कौन करता है? एलएच। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो जल्दी बताओ मुझे, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? हाँ 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 हाँ, एस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब मेल में मेल में गोनाडल एक्टिविटी का, जनरल एक्टिविटी का काम करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है। एलएच एंड एफएसएच। एलएच को बोलते हैं हम मेल के अंदर आईसीएसएच। क्या बोलते हैं? आईसीएसएच। ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स क्या बनाते हैं? तो आपके टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ठीक है। और एफएसएच का काम क्या है? तो जनरल डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं कहाँ पे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है। अब दूसरा, ये कौन सा? ये एमएसएच कौन रिलीज करता है? तो पार्स पार्स डिस्टेलिस की इंटरमीडिया। जल्दी बताओ, इंटरमीडिया कौन सा? इंटरमीडिया। मैंने लीक कर दिया पेपर 2026 का। ठीक है, यही क्वेश्चन आने वाला है, देख लेना आप। ठीक है। और ये क्या बनाता है? मेलानोसाइट, जो कि रेगुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन। मतलब आप किसी को कलुआ बोलते हैं, तो आप उसे कलुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मेलानोसाइट उसके सेल में ज्यादा प्रेजेंट है, मेलेनिन उसके बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। चलिए अगला ग्लैंड कौन सा देखा हमने? हमने क्या क्या देख लिया? हाइपोथैलेमस देख लिया, पिट्यूटरी देख लिया। अब एक छोटू सा प्यारू सा ग्लैंड है, कौन सा? तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सल पार्ट ऑफ द फोरवेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिलीज करता है? तो मेलाटोनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको ध्यान रखना है कि मिलेनोसाइट मिलेनिन बनाता है और मिलाटोनिन अलग अलग है। मिलानिन अलग है और मिलाटोनिन अलग है। ठीक है। मिलाटोनिन का काम क्या है? सर्कैडियन रिदम, मतलब कि आप कितने बजे सोएंगे, आपकी बॉडी टेम्परेचर, आपका रेगुलेशन, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस सिस्टम, इन सबके ऊपर रेगुलेशन करने का काम करता है। मतलब आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है? तो आपकी सर्कैडियन रिदम। ठीक है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा ना कि अगर आपकी ढंग से नींद ना हो तो उस दिन पेट भी प्रॉपर साफ नहीं होता, उस दिन आपको भूख भी अच्छे से नहीं लगती है, सर दर्द कर रहा होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को कौन संभाल के रखता है? तो आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है। पीनियल ग्लैंड ये देखता रहता है कि भाई साहब ये इंसान बराबर सो रहा है, नहीं सो रहा है, कि हम उसे पागल बना रहा है। देखो बेटा, पढ़ना तो बहुत ज्यादा है, इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पता है, और जम के मेहनत करनी भी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, 6 घंटे से कम नहीं सोना है, क्योंकि ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए भी जरूरत होनी चाहिए ना। ब्रेन को प्रोसेस करने का भी टाइम मिलना चाहिए। आप उसमें इंफॉर्मेशन भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, तो प्रोसेस कैसे होगा? है ना। ड्यूरिंग स्लीप हमारा ब्रेन कैसे काम करता है पता है आपको? जब हम डीप स्लीप में जाते हैं ना, तो वो अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है। और आपने दिन भर में जो पढ़ा हुआ है, दिन भर में जो कॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड के साथ चेंजेस करवा रहा होता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। जैसे कि आप भी शाम में जाके उससे शेयर करते हैं ना कि आज का आपका दिन भर कैसा गया, तो वैसे ही कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के साथ उसको शेयर कर रहा होता है।
ठीक है। और वो शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टेंटली जो आपके इंस्टिंक्ट्स में आता है ना, कि तुरंत आ गया, 10 सेकंड में समझ गया, याद आ गया, और आपने मार के आगे भाग गए, वो सारी चीजें आपकी अनकॉन्शियस माइंड करती है। कॉन्शियस माइंड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए स्लीप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 घंटा अपने को सोना ही सोना है, अपना सर्कैडियन रिदम प्रॉपर रखना है। और सर्कैडियन रिदम प्रॉपर कौन रखता है, कौन सेंस करता है, तो आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। चमक गया अपने को। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड के ऊपर, जो कि है आपका थायराइड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है भाई साहब, नेक में प्रेजेंट है, ठीक है। दिखता कैसे है, देखो एनसीईआरटी ने डायग्राम बताया, एच शेप का दिख रहा है ना, देखो एच शेप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये नंबर 1 लोब, नंबर 1 2 लोब, ठीक है। 2 लोब होते हैं, और बीच में जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं हम इसे, इस्थमस। इसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस, ठीक है। ये ध्यान रहेगा अपने को। और इसी के पीछे साइड में 4 गोले प्रेजेंट है, 4 गोले प्रेजेंट है। और ये चारों गोले क्या है, तो पैराथायराइड हार्मोन, मतलब कि थायराइड हार्मोन के पीछे में कौन से हार्मोन होंगे, पैराथायराइड हार्मोन। मतलब जिस तरफ इस्थमस दिखेगा वो कौन सा पार्ट है, तो थायराइड वाला। और इस्थमस के बैक साइड वाले पार्ट में क्या होगा, तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। अब ये वेंट्रल साइड है कि डोर्सल साइड, ये डोर्सल साइड है कि वेंट्रल साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये सामने वेंट्रल साइड है, सामने की तरफ क्या होता है, थायराइड, पीछे की तरफ क्या होता है, पैराथायराइड। याद रहेगा अपने को। अब देखते हैं कि थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कैसा है भाई साहब। देखो थायराइड ग्लैंड है, स्ट्रक्चर बता दिया, लोब 1 लोब 2 दोनों के बीच में इस्थमस होगा, ठीक है। ये 3 हार्मोन बनाता है, कौन से, ये कितने हार्मोन बनाता है, 3 हार्मोन बनाता है। कौन से, तो एक होता है T3, एक होता है T4। T3 T4 का नाम क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 का नाम क्या होगा, टेट्रा आइडोथायरोनिन। और इसके नाम एज अ नेम सजेस्ट, इसकी आइडो लिखा हुआ, मतलब आयोडीन की जरूरत होगी, तो आयोडीन की जरूरत होती है थायरोक्सिन बनाने के लिए, क्या ध्यान रहेगा। ये 2 हार्मोन हो गए। तीसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, कौन सा, कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। उसका फंक्शन क्या है, हम देखते हैं, वो पैराथ हार्मोन के रेगुलेशन में काम करता है। कि पैराथ हार्मोन क्या करता है, तो कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ाता है, ये करता है कैल्शियम लेवल बॉडी में कम करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, मतलब पैराथ हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन ये आपस में एक दूसरे को मेंटेन करने का काम करते हैं। इतना ध्यान रहेगा अपने को। अब बॉडी में T3 T4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर T3 T4 की डेफिशिएंसी हुई, मतलब कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। अब क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है, कि आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन के टाइम पर हो रही है, ठीक है। तो आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन के टाइम पर होगी, या प्रेगनेंसी के टाइम पर होगी, उसे नाम तो हम एक ही देंगे। अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो हम उसे हाइपो बोलेंगे कि हाइपर बोलेंगे, हाइपो बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। और अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। अब देखते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। क्या बोला मैंने, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। क्यों होगा भाई साहब, क्या क्या रीजन हो सकता है। एक तो आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, आयोडीन प्रॉपर मिलेगा नहीं तो T3 T4 प्रॉपर बनेगा नहीं, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर ये डेफिशिएंसी हुई, तो ग्रोइंग बेबी में फर्क पड़ता है, उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, और वो एक डिसीज बनाता है, दैट इज क्रेटिनिज्म। क्या बोला मैंने, क्रेटिनिज्म क्यों होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसीलिए थायराइड की टैबलेट दी जाती है आपको, थायरोक्सिन हार्मोन की टैबलेट दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। क्या क्या क्रिटिनिज्म का क्या क्या स्ट्रक्चर बताया हुआ है, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब छोटा रहेगा बच्चा। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ऑब्वियसली लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन होगी उसकी, ठीक है, स्केली स्किन होगी, ठीक है। डेफ एंड म्यूटिज्म हो सकता है, मतलब डेफ हो सकता है, गूंगा बहरा हो सकता है बच्चा, ठीक है। अगर ये प्रेगनेंसी नहीं, ये अडल्ट वुमेन में देखेगी, देखने मिलेगा, तो वो उसका काम क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो आपने सुना होगा पीसीओएस एंड पीसीओडी, वैसे दोनों तो अलग होते हैं, पर आप यही समझ लीजिए कि एक ही चीज है, ठीक है। पीसीओएस एंड पीसीओडी। अब पीसीओएस पीसीओडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम क्या करवाते हैं ना, हम करवाते हैं थायराइड प्रोफाइल। उसमें हम क्या करवाएंगे, T3 T4 एंड TSH, ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि क्या लेवल है इनका, इनके लेवल पे डिसाइड होता है कि आपका थायराइड कैसा है। मैं आपको एक मेडिकल वाले टर्म वाली चीज बता रहा हूँ, वो ध्यान रख लेना। अभी समझने की कोशिश मत करो कि ऐसा क्यों होता है। TSH अगर बढ़ा हुआ आया, तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म बोलोगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म। आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा झटका लगेगा, इसे हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH अगर ज्यादा आया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर TSH कम आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। बस आप ध्यान रख लो इसको, कि उल्टा होता है, बस याद रख लो कि TSH ज्यादा है तो हाइपो, पर T3 T4 कम है। यहाँ पर क्या है, तो T3 T4 कम है, यहाँ पर T3 T4 कम है, ठीक है। और यहाँ पर T3 T4
ज्यादा है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हाइपोथायरॉयडिज्म है, आयोडीन मिल नहीं रही है, टीएसएच ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, थायराइड का साइज बढ़ जाएगा, उसे हमने क्या बोल दिया, गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड को हमने क्या बोल दिया, तो गोइटर। इतना ध्यान रह जाएगा अपने को हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, बस ये याद रखो कि गोइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी, क्रिटिनिज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा भाई साहब। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि एक्सेस बनेगा, 3 3 3 4 बहुत ज्यादा बन रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, भाई आपने खाया, खा के तुरंत खत्म कर दिया, मतलब आदमी पतला दिखेगा आपको, ठीक है, उसकी आंखें आपको सिर्फ बाहर आई हुई दिखेगी, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है। प्रोस्ट्रूजन ऑफ आई बॉल, इंक्रीज बीएमआर, ठीक है, वेट लॉस बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान अभी अभी मुर्दा घर से, कब्रिस्तान से उठ के आया हुआ है, ठीक है। देखो, जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो कैसा है, वो है आपकी गैस जैसा, गैस के बर्नर जैसा। अगर आपने उसके ऊपर चावल रख दिया, ठीक है, और गैस बहुत ज्यादा कम कर दिया, क्या लगता है, चावल पकेगा, चावल नहीं पक पाएगा, है ना। तो क्या होगा, आपके बॉडी वेट बढ़ जाएगा, मतलब कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने गैस बहुत ज्यादा स्पीड में कर दी, फुल स्पीड में कर दी, तो बनने से पहले वो तो जल चुका होगा, खत्म हो जाएगा, है ना, तो उसे हमने क्या बोल दिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। गैस का याद रखो, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। बट अगर आप सम मात्रा में रखो, मतलब कि जितनी फ्लेम चाहिए उतनी फ्लेम रखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हमारे बॉडी को जरूरी होता है, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आदमी मोटा होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में आदमी पतला होगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में इंसान को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही होगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी स्वेटिंग देखने के लिए मिलती है। अब क्यों दोनों में ऐसी स्वेटिंग देखने के लिए मिलती है, हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, कभी जब आप मेडिकल में पहुंच जाओगे और हमारा कभी वापस मुलाकात होगी, अगर मैंने कभी और एक चैनल ओपन किया कि चलो आज मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वहां हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे ग्लैंड के ऊपर, दैट इज हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो, कौन सा ग्लैंड, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो कैल्शियम का बैलेंस करना है। कौन सा, कैल्शियम का बैलेंस करना। पैराथायरॉयड हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां प्रेजेंट है, डोर्सल साइड या वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड ऑफ द नेक, ठीक है। किसके ऊपर प्रेजेंट है, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर। कितने होते हैं भाई साहब, देखो मैंने वहां दिखाया था 4 गोले, मतलब कि 2 पेयर्स के होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं मतलब 4 होते हैं, ठीक है। 2 इधर लेफ्ट लोब पे होंगे, 2 राइट लोब पे होंगे, इसलिए 4, ठीक है। इनका काम क्या होता है भाई साहब, एक्शन क्या है, तो बोन में रीसॉर्प्शन बढ़ाते हैं, क्या, बोन से रीसॉर्प्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाते हैं। अब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ाने की क्या जरूरत है, जल्दी बताओ, याद आया, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, कॉन्ट्रैक्शन, कुछ याद आ रहा है, याद आना चाहिए, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम को ब्लड में लाके पटक देना, ये पूरा काम किसका है, पैराथॉर्मोन को, ठीक है। पर ऐसा ना हो कि भाई साहब ये पगलाई जाए और पूरा का पूरा बोन से कैल्शियम निकाल के यहाँ पटक दे, इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए इसके अपोजिट में हम कैल्सिटोनिन रिलीज करवाता है, कौन, थायराइड ग्लैंड, जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, टीसीटी, ठीक है। और वो काम क्या करवाता है, तो वो ब्लड से वापस बोन में डालने का काम करता है, ठीक है। ये दोनों आपस में रेगुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि आपको थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अपने को, ठीक है, कि व्हाट इज थायराइड, व्हाट इज पैराथायराइड। हमको ध्यान क्या रखना है कि भाई साहब जो थायराइड ग्लैंड है वो 3 हार्मोन रिलीज कर रहा है, कौन से 3 हार्मोन, T3 T4 टीसीटी, ठीक है। फिर अगर ज्यादा हो गया तो क्या बोल दिया, हाइपर, कम हो गया तो क्या बोल दिया, हाइपो, कम अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया तो एक बच्चों को कंडीशन हो जाए, क्रिटिनिज्म, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। और पैराथॉर्मोन क्या, पैराथॉर्मोन का काम क्या है, तो बोन से ब्लड में लाना, और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ब्लड से बोन में पटक देना, बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। अब हम आते हैं दूसरे ग्लैंड के ऊपर, कौन सा ग्लैंड है भाई साहब, ये थाइमस ग्लैंड। ये बड़ा विचित्र ग्लैंड है, ये इकलौता ग्लैंड है जो साइज, जो टाइम के साथ छोटा होता है और छोटा 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 होते होते खत्म हो जाता है। और ये थाइमस, देखो टी लिखा हुआ है ना, आपने सुना है क्या, टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया भी था, बोलना नहीं कि सुना नहीं है सर, हमें पता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। टी लिम्फोसाइट और टी, अरे यार ये तो उड़ जाता है एक तो। टी लिम्फोसाइट जो है ना, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है ना, याद है, सेल मीडिएटेड, या नीचे लिखता हूँ ये दिख नहीं रहा होगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, किसके लिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर ही अटैक करता है कौन, एड्स का वायरस, ठीक है। इसीलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर ही अटैक करता है, उसमें ही गड़बड़ हो जाती है। अब टी सेल कौन से, हेल्पर टी सेल, फलाना टी सेल, ये सारे हम प्रॉपरली
HHG में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये आपके हार्ट के आसपास प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्या काम है भाई साहब इसका? तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट में, मतलब टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और ये समय के साथ धीरे 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 छोटा होता रहता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ थाइमस। इसीलिए बूढ़े लोगों में धीरे 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 इम्यूनिटी उनकी कम होती चली जाती है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। कौन सा ग्लैंड? तो अपना एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या बोल रहा है? एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, तब तक आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बोला मैंने आपको? एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन एंड समरी। अब एड्रिनल ग्लैंड को मैंने पहले ही बोला था कि दो प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे इसका, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट को क्या बोला मैंने? देखो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाहर वाले पार्ट को, ये जो दिख रहा है आपको, बाहर वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया? कॉर्टेक्स। और अंदर वाले पार्ट को क्या बोल दिया? मेडुला। अंदर वाले पार्ट को क्या बोल दिया हमने? मेडुला, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किडनी के ऊपर एक टोपी होती है, उस टोपी का नाम है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड को आप देखोगे तो बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर किसी आदमी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसकी पुरानी वाली किडनी निकालते नहीं है, वो वहीं रहने देते हैं। अब वो वहीं क्यों रहने देते हैं भाई साहब? सोचो यार, पुरानी वाली अगर हमने किडनी निकाल दी तो उसके ऊपर की वो टोपी भी निकल जाएगी, तो हम एड्रिनल सिस्टम को क्यों खराब करने जा रहे हैं? है ना? इसलिए हम एड्रिनल सिस्टम को खराब नहीं करते हैं। तो अगर आप यूएसजी देख रहे हो और यूएसजी में आपको 3 किडनी दिखे, इट मीन्स कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, ठीक है। समझ गया क्या अपने को? अब देखते हैं यार क्या बोल रहा है। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स भी हार्मोन रिलीज करता है। पहले हम देखते हैं कि एड्रिनल मेडुला के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन। एड्रिनल मेडुला, यस। एड्रिनल मेडुला क्या करता है? सिक्रीट्स 2 हार्मोन। कौन से? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। कौन सा मैंने बोला? एपिनेफ्रिन एंड नॉर। नॉन नहीं है, नॉन, NON नहीं, NOR है, नॉर एपिनेफ्रिन। इसी का दूसरा नाम क्या दे दिया? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। और एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं? कैटिकोलामाइन। क्या बोलते हैं? कैटिकोलामाइन। कोई कोई कैटिचोलामाइन भी बोलता है, लेकिन कैटिकोलामाइन, ठीक है। इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं? फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले हार्मोन। मतलब कि एकदम से आपके पीछे से आपकी क्रश आके आपको टैप कर रही है, सुनो ना मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, तो एकदम से आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे, प्यूपिल डायलेशन नहीं हो जाएगी, एकदम से गर्मी होने लगेगी, ठंडी में भी आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा, है ना? या फिर आप कुछ गलत काम करते हो, आपके पिताजी ने पकड़ लिया, ठीक है, तो भी ऐसा होता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो आपके एड्रिनल मेडुला के एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की वजह से। मतलब कि फाइट फ्लाइट वाला हार्मोन है। कुत्ता पीछे पड़ गया तो आप अपनी जीवन की सबसे स्पीड भागेंगे उस टाइम पर लगड़ा भी दौड़ने लगेगा, है ना? चलो ये कहावत है वैसे। ये क्या क्या करता है? तो इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े होना, स्वेटिंग, ठीक है, इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ जाएगा क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरत है हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या काम करता है? तो ये तो देखो, अब जरूरत सेल को बहुत ज्यादा है हर एक चीज की, ग्लूकोज को, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेगा, वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा बॉडी में, और लिपिड का भी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा अपने को। अब हम आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन के ऊपर। हमने क्या बोल दिया अभी? एड्रिनल मेडुला देख लिया, अब हम आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है, इसको याद कैसे रखना है? GFR। कैसे याद रखोगे? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, याद है ना हमें? वैसे GFR, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर कौन सा? ग्लोमेरुलैरिस। बीच वाला फेसिकुलरिस, अंदर वाला रेटिकुलरिस, ठीक है। नाम भले भी आपको याद नहीं रहे, आपको GFR याद रखना है, क्योंकि ग्लोमेरुलरिस, फेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, ये तीनों चारों ऑप्शन में सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है? बाहर से अंदर की तरफ GFR है, बस, ठीक है। अब ये क्या रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये 3 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। कौन से? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से होंगे? जो ग्लूकोज के ऊपर काम करने वाले होंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैसे होंगे? जो मिनरल्स के ऊपर काम करने वाले होंगे। देखो भाई कितना इजी नामकरण दिया हुआ है, और लोग बोलते हैं इसको रटने का, काय को रटने का। अब ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि न्यू ग्लूकोज का बनाना इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू ग्लूकोज का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और क्या करेगा? लाइपोलाइसिस, ठीक है। और क्या करेगा? प्रोटियोलाइसिस। ये सब करके क्या करेगा भाई साहब? तो ये किडनी का फंक्शन एंटी इंफ्लामेटरी एंड सप्रेस इम्यून एक्टिविटी के लिए ऊपर काम करता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा अपने को। चलो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड मैंने आपको बताया था, रास सिस्टम पढ़ा था। एंजीन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पढ़ा था, रास सिस्टम याद आ रहा है अपने को, ठीक है। तो ये कहाँ काम करता है? रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, मेनली कहाँ? तो DCT एंड CT के ऊपर काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? तो वो
क्या करता है, Na का रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसके पीछे पीछे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ध्यान है, यहां पर एक अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि वो पोटेशियम पोटेशियम आयन का क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। देखो यहां पर बार्टर सिस्टम चल रहा है, Na को लिया, पोटेशियम को दे दिया, ठीक है। Na को लिया, पोटेशियम को दे दिया, तो Na का रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन। क्यों? ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। अगर ये ऑस्मोटिक बैलेंस प्रॉपर नहीं होता तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस, डीआई नाम का डिजीज देखने को मिलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब एंड्रोजेनिक हार्मोन भी कुछ कुछ रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है भाई, एक्सियल हेयर, फ्यूबियल हेयर, फेशियल हेयर इन प्यूबर्टी बढ़ाने का। एड्रीनल ग्लैंड भी ये काम कर रहा है, ठीक है। आपका टेस्टोस्टेरॉन भी यही काम कर रहा है, बट फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन तो होता नहीं है, फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड होता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड का ये एंड्रोजेनिक पार्ट बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो किसी किसी फीमेल के ऊपर आपको दाढ़ी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उनकी मूछें आनी जैसी दिखेगी आपको। और ये जनरली कब होता है, आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज तो बहुत लोगों में देखने मिलता है, आपको प्यूबर्टी के टाइम पे भी बहुत बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, बहुत गर्ल्स में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपके बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, तो ये ना बच्ची कि आप शेव करते हैं ना, आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं, वो एक बार प्रॉपरली चेक करके आपको बताएगा कि आपके एड्रिनल ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर एड्रिनल ग्लैंड का अंडर प्रोडक्शन हुआ, कॉर्टेक्स का पार्ट, का कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड, तो क्या होगा भाई साहब, एडिशन डिसीज होगा। क्या होगा, एडिशन डिसीज होगा, है ना। मतलब कि पानी, वो क्या करेगा, एनए का रिअब्जॉर्प्शन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और बहुत सारा पानी शरीर में भर जाएगा, तो इंसान फूला फूला दिखेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन डिसीज। उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन डिसीज। तो ये हमें समझ में आया क्या, एड्रिनल ग्लैंड। अभी हमने हाइपोथैलेमस देखा, हमने पिट्यूटरी देखा, हमने पीनियल देखा, हमने थाइमस देखा, हमने थायराइड देखा, हमने एड्रिनल ग्लैंड देखा। अब आखिरी के एक दो ग्लैंड बचे हुए हैं, वो भी खत्म कर देते हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म। अपने 320 नंबर आने पक्के हो जाएंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स, ठीक है। चलो, और मेरे साथ 15 मिनट रह जाओ, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पेनक्रियाज, अब आ जाते हैं हम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी मजेदार हार्मोन, मजेदार चीज है। मैंने कहा इसका एक्सोक्राइन भी पार्ट होता है, एंडोक्राइन भी पार्ट होता है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या काम करता है भाई साहब, बताओ। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा कहाँ पे, तो आपके डिओडेनम में। अब वो वाला पार्ट हटा ही दिया, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, डाइजेशन वाला, पता नहीं कौन से नशे करके एनटीए ने वो हटाने को बोल दिया एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी ने हटा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट था वो, मैं आपको इतना नहीं समझा पाऊंगा, बस इतना ध्यान रखो कि एंडोक्राइन वाला, एक्सोक्राइन वाला कहाँ काम करता है, तो डिओडेनम पे, ठीक है। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं हम, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू, बाकी फालतू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। यहाँ पे होते हैं अल्फा सेल एंड बीटा सेल। कौन से सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। और एक होता है गामा सेल भी होता है यहाँ पे। कौन सा सेल, गामा सेल। गामा सेल भी ना सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, तो सोमैटोस्टैटिन, ये याद रखना है आपने को, ठीक है। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, तो ग्लूकागॉन। और बीटा सेल क्या रिलीज करता है, तो इंसुलिन। ये आपस में एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं, जिससे पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन काम करता है ना। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, बताओ, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन काम क्या करेगा, बॉडी में ग्लूकोज लेवल का कम करेगा। मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ाना, मतलब सेल से ग्लूकोज को निकाल के ब्लड में पटक देना, किसका काम होगा, ग्लूकागॉन का, ठीक है। सेल का अपटेक करवाना, मतलब ग्लूकोज ब्लड से उठा के सेल में डालना, इंसुलिन का काम होगा। और इंसुलिन अगर प्रॉपर नहीं बना तो डायबिटीज होता है, उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम बोलते हैं बीपी, ठीक है। और ये कौन सा होता है, तो टाइप 2 डीएम। कौन सा होता है, तो टाइप 2 डीएम, डीएम टाइप 2। अब टाइप 1 डीएम, टाइप 2 डीएम, ये सब क्या होता है, आप मेडिकल में जाके पढ़िएगा, ठीक है। ये कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, हिपेटोसाइड के ऊपर काम करता है। ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब क्या, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनाना, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या है, तो किसी और सब्सटेंस से ग्लूकोज का बनाना, ठीक है। और सेलुलर अपटेक को कम करेगा, डिक्रीज इन सेलुलर अपटेक लिखा हुआ वहां पे। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब कि ये कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक मतलब कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला है आपके ब्लड शुगर में। और ये कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक, ये इसका एग्जैक्ट उल्टा काम करेगा, हिपेटोसाइट पे ही काम करेगा, सेलुलर अपटेक को बढ़ाएगा, और ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों मिलके आपस में खेल रहे होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है अपने को। और गड़बड़ी हुई तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। क्या हुआ, डायबिटीज मेलाइटस। इंटू इंसुलिन ने प्रॉपर काम नहीं किया, तो हमें ऐसा लगेगा कि अल्फा सेल बहुत ज्यादा काम कर रही है, ग्लूकागॉन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को, ग्लाइसोरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज इन यूरिन। इतना ध्यान रहेगा अपने को, ठीक है। आगे बढ़े, और इसीलिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, कि वो अपटेक बढ़ता रहे। अब
मेल एंडोक्राइन सिस्टम एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम, ये प्रॉपरली मेल एंडोक्राइन सिस्टम एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन ऐसा पार्ट जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है पर हार्मोन रिलीज करता है, कौन से भाई साहब? हार्ट वॉल रिलीज करता है एएनएफ, एड्रेनार्जिक फैक्टर। किडनी के जेजी सेल रिलीज करते हैं, क्या जेजी सेल रिलीज करते हैं बताओ? RENIN, ठीक है, ये हार्मोन है। और RENNIN ये एंजाइम है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है, बच्चू किस लिए? तो मिल्क के डाइजेशन के लिए, ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद हुआ, एरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए तो किडनी का जेजी सेल इंपॉर्टेंट है। देखो कितना अलग स्ट्रक्चर है ना। हम सोचेंगे कि किडनी से कुछ निकलने वाला है, और जो आपके एरिथ्रोपोइसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं ना। चलो ठीक है। अब जीआईटी भी कुछ हार्मोन्स बनाता है क्या? तो गैस्ट्रीन, गैस्ट्रिन क्या करता है? एचसीएल और पेप्सिनोजन को बढ़ाता है। देखो ये वाला पार्ट ना अभी बेटा ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला चैप्टर होता है ना डाइजेशन, तो वहां मैं अच्छे से आपको समझाता, पर अपने पास उतना टाइम भी नहीं है और वो वहां से डिलीट भी हो गया। बस अब यहाँ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चे बोलेंगे कि डाइजेशन चैप्टर तो उड़ा दिया, कहाँ से क्वेश्चन आ गया? पर यहाँ तो दिया हुआ है ना। यही मेरे को अजीब सी बात लगती है इनकी, भाई डिलीट यहाँ से भी कर दो, करना था तो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। गैस्ट्रिन कौन रिलीज करता है, जल्दी बताओ? पेट, स्टमक रिलीज करता है, लिखते चले जाओ। और स्टमक पे ही काम करता है, ठीक है। एचसीएल पेप्सी में बनाएगा। सिक्रेटिन कौन रिलीज करता है, जल्दी बताओ? आपका डिओडेनम, ठीक है। ये वाटर का रिएक्शन करेगा, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करेगा। सीसीके कौन बनाता है, ये भी वापस आपका डिओडेनम। क्या काम करता है, गाल ब्लेडर के ऊपर और पेनक्रियास के ऊपर। जीआईपी मतलब कि ये सारे इनहिबिटरी हार्मोन बनाएगा, गैस्ट्रिक डिसीजन कम करना, ये करना। और जीआईपी कौन रिलीज करता है, ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। अदर पार्ट कौन से है, तो जैसे ग्रोथ फैक्टर वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतना चमक गया क्या अपने को? ठीक है, यहाँ तक अपने को चमक गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। अब है हार्मोन। हार्मोन कौन से? पेप्टाइड, स्टीरॉइड, आयोडो और अमाइनो डेरिवेटिव। बस नाम ध्यान चलते चलो। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, ये सारे कैसे हैं? पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। स्टीरॉयडल हार्मोन कौन से? कॉर्सिटोल और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये कौन से हार्मोन है? स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। और आइडो वाले कौन से हार्मोन है भाई? थायराइड हार्मोन, ठीक है। अमीनो एसिड वाले कौन से? तो एपिनेफ्रिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। पेप्टाइड मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके बनने वाले, बहुत सारे पेप्टाइड, मतलब एक सिंगल पेप्टाइड से बन के बना होगा ये, अल्फा बीटा चेन से बन गया आपका पेप्टाइड इंसुलिन, ठीक है। और एपिनेफ्रिन कैसा है? तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाला है। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना। अब भाई साहब, ये हार्मोन काम कैसे करता है? बार बार आपने बोल दिया कि एक जगह से निकलता है, टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करता है। सोचो कि अगर मैं आपके सामने, साउथ इंडियंस को छोड़ के, अगर मैं आपके सामने, आप यूपी में रहते हैं और मैं आपको तेलुगु का पेपर दे दूं कि भाई साहब ये पढ़, तू पढ़ पाएगा? नहीं, आपको समझेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। या फिर मैं एक तमिलियन इंसान को अवधी भाषा दे दूं, क्या वो पढ़ के समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, बिकॉज उसने देखा ही नहीं है वो चीज, है ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ वही सकता है जिसको उसके उसके बारे में नॉलेज हो। पढ़ वही सकता है जिसके पास उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से रेगुलेशन होता है। हार्मोन आया, ऐसा इमेजिन करिए कि एक बॉस है, ठीक है। बॉस अपने कैबिन में बैठा हुआ है, बाहर उसकी सेक्रेटरी है, ठीक है। और आपको बॉस को कुछ मैसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, तो बॉस को मैसेज प्रोवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं कि आपने क्या किया, अपना मैसेज ले जाके सेक्रेटरी को दे दिया। सेक्रेटरी गई अंदर, उसने मैसेज बॉस को दे दिया। बॉस ने जो बोलना था सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी ने आप आके आपको बोल दिया। मतलब आपका और बॉस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, पर मैसेज एक्सचेंज हो गया। एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अगर आप बॉस के बहुत ज्यादा चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उनके कैबिन में चले जाएंगे और उनसे ही डायरेक्ट वार्तालाप कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो पेप्टाइड हॉर्मोन्स करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, जो मतलब डायरेक्ट बॉस से कनेक्शन हो रहा है, वो कौन से? स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। और बॉस से डायरेक्ट, बॉस यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस, ठीक है। और आप कौन है? मैसेंजर कौन से? तो हार्मोन, आप क्या है? हार्मोन। और बीच में एक आया है, वो इंटरमीडिएट हार्मोन बोल देंगे। तो मतलब कि हार्मोन सेल मेम्ब्रेन तक आया, मतलब कि दरवाजे तक आया, सेक्रेटरी को बोला कि भाई साहब तू मैसेंजर ले जा, मतलब सेकेंडरी मैसेंजर आया, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर बॉस तक चीजें लेकर गया, बॉस ने समझा, उसको बताया और उसने काम किया। समझ गया क्या अपने को? और नहीं तो सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप गए डायरेक्ट बॉस से जाके काम करवा लिया, ठीक है। ठीक है, तो देखो हार्मोन आया, जैसे एफएसएच आया, उसने रिसेप्टर पर लगा, ठीक है। और वो साइक्लिक एएमपी बनाया और जाके वो ओवेरियन ग्रोथ कर रहा है। ये कौन से तरीके का हो गया?
फर्स्ट तरीके का, सेकंड तरीके का, फर्स्ट तरीके का। सेकंड तरीके का क्या होगा भाई, जैसे इस्ट्रोजन है हार्मोन, वो डायरेक्ट कहा गया बॉस के पास, मतलब कि न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के ऊपर काम करके उसने चीजें बना के काम कर ली। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि दो तरीके के रेगुलेशन होते हैं। एक डायरेक्ट बॉस से मिल जाओ, वो कौन से होते हैं, तो स्टेरॉइडल, और एक बाहर आपको इंटरमीडिएट की जरूरत होती है। इंटरमीडिएटरी कौन से, तो बस आपको याद रखना है साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम, ये दो चीज। साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर से सवाल कभी नहीं बनता, एक आधी बार साइक्लिक एएमपी पे बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो दिस इज आर लास्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से, जितने डीप में हो सकता है उतने डीप में पढ़ने की कोशिश की, उतना ज्यादा समझने की कोशिश की। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के आप सारे पीवाईक्यू लगाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना बने। हाँ, हो ये सकता है कि भाई साहब अब उसने इतना डीप लेवल पे पूछ दिया है, तो बात अलग है, फिर तो आपको रेगुलर क्लासेस देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैंने ये जो चैप्टर आपको लगभग कितना टाइम हो रहा है, 43 मिनट हो रहा है ना? तो लगभग 43 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर करा दिया, और ये करवाने के लिए मुझे 10-12 लेक्चर लगते हैं, 2 घंटे के लेक्चर, है ना? तो मतलब आप सोचिए कि 20 घंटे की चीजें अगर 1 घंटे में करें, तो कुछ कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब कि एनसीईआरटी बेस पे ही जितना रह के करा जा सकता है उतना हमने करने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम जेनेटिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, पहले जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में लोगों को इशू होता है, और जेनेटिक्स से क्वेश्चन भी खूब आते हैं। ठीक है, तो लगभग जेनेटिक्स के 4 से 5 लेक्चर लगेंगे, जेनेटिक्स हम खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, लगे रहोगे ना बेटा तो ही हो पाएगा। यहाँ आपने हिम्मत हारी, और यहाँ आपसे कोई और आगे भागा। ठीक है, यहाँ पे मैराथन का लास्ट लैप चल रहा है, चलते रहिए, चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। बाय बाय, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत। टाइम।